Hello friends, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS. And today we are going to discuss the current affairs of Punjab of the first week of October. Of the first week of October 2020 की करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू पंजाब. ठीक है, पंजाब करंट अफेयर्स जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स जो चल रही है ये क्लासेस उसकी फर्स्ट वीक की है. ज़्यादा टॉपिक आज नहीं है, लेकिन जो भी टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में आज के टाइम पे मोस्टली जो इश्यूज चल रही हैं वो फार्मर्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड है. फार्मर प्रोटेस्ट और वो जो फार्म बिल आए नई 3 बिल्स हैं वो, जिसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन करी थी, आज भी करेंगे. और दूसरा स्टबल बर्निंग को रिलेटेड, स्टबल बर्निंग से लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, स्पेशली कि किस तरह से वो रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज को मैनेज करना है, नहीं करना है, सरकार क्या स्टेप ले रही है, नहीं ले रही है, क्या कर रही है, फार्मर्स को क्या क्या इश्यूज आ रही हैं, क्यों वो स्टबल बर्निंग करने पर मजबूर हो रहे हैं, या उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा उन्हें. तो विल सी टू इट. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स बिगिन. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, देखिए आर्ट एंड कल्चर से 1, एक टॉपिक इकोनॉमी से 1 और ज्योग्राफी से 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, ₹1.5 करोड़ टूरिस्ट, ₹1.5 करोड़ फॉर टूरिस्ट सेंटर टू कम अप एट सारागढ़ी मेमोरियल. ठीक है, सारागढ़ी मेमोरियल बैटल ऑफ सारागढ़ी से रिलेटेड है, जहाँ पे ब्रिटिश के आर्मी में सिख रेजिमेंट जो थी, सिख रेजिमेंट और अफगान ट्राइब्समैन के बीच में जो लड़ाई हुई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई है, अक्षय कुमार की मूवी भी है, केसरी. तो बैटल ऑफ सारागढ़ी, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी में सिख रेजिमेंट से जो सिख, जिसकी मार्टियरडम हुई थी, जो शहीद हुए थे उस लड़ाई पे, 22 सोल्जर्स ऑफ 36 सिख रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो who died fighting over 10,000 अफरीदीज. अफरीदीज एक ट्राइब्स हैं, अफगानी ट्राइब. तो उनके मेमोरियल पे ये सारागढ़ी मेमोरियल बनेगी, और ये एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा. ठीक है, और ये जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, ये किसके अंतर्गत बनेगा? ये स्वदेश दर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके तहत. ठीक है, उसके तहत ये सारागढ़ी मेमोरियल या फिर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, क्योंकि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्कीम के अंदर यही होता है कि हम टूरिस्ट सर्किट उस स्कीम के तहत हर एक पूरे कंट्री पे, हर नेशन पे जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ पे टूरिस्ट सर्किट बनेंगी टूरिज्म के पर्पस के लिए. और ये किसके तहत होगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर वहाँ की ये स्कीम है, और वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, और उसी स्कीम के तहत ये सारागढ़ी मेमोरियल बनेगी, एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, एक टूरिस्ट सर्किट बनेगा. ठीक है, तो बैटल ऑफ सारागढ़ी आपको पता है, पंजाब की हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा. बैटल ऑफ सारागढ़ी 1897 के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अफगान और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बीच में हुई थी, जहाँ पे 36 सिख रेजिमेंट के जो आर्मी थे, 22 सोल्जर्स थे, सारे सिख थे, उन लोगों ने 10,000 अफगानियों से लड़ाई की थी. तो इसके लिए इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट देयर वैलर, देयर ऑडेसिटी, ये एक टूरिस्ट हब बनेगा, ये एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा. ठीक है, इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट द मार्टियरडम ऑफ दिस सिख आर्मी या सिख सोल्जर्स. तो ये आर्ट एंड कल्चर से पहला टॉपिक. इसके बाद स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, इसके बारे में आप जान लें. मिनिस्ट्री ऑफ जैसे मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बनाया था. इसके अंदर यही होता है कि टूरिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे ऑल ओवर नेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी वहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, टू लिवरेज द वॉलंटरी फंडिंग अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर.
ठीक है, वहाँ से इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो ये उनकी जो फंडिंग होती है डेवलपमेंट के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत ये स्वदेश दर्शन स्कीम बनाई गई थी। और इसी स्कीम के तहत ये सारागढ़ी मेमोरियल टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। फर्स्ट सैंक्शन, पहला सैंक्शन जो अमाउंट है वो 1.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कल्चर पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती है कि कहाँ पे खुलने वाली है ये। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से हमारा जो टॉपिक है, कंबाइंड सैंड स्ट्रॉ सिस्टम टू बी एम्पाउंडेड। अब ये क्या है? कंबाइंड सैंड्स मतलब सैंड्स कंबाइंस विदाउट स्ट्रॉ सिस्टम टू बी एम्पाउंडेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम पंजाब और हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे ही खरीफ क्रॉप की सीज़न खत्म होती है, जैसे अब जो टाइम आ गया है, अब क्या होता है, फील्ड्स क्लियर होती हैं, राइस की फील्ड्स को क्लियर किया जाता है, उसके बाद कुछ ही दिन के गैप में फिर वीट की कल्टीवेशन की जाती है, रबी क्रॉप, रबी की जो कल्टीवेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम स्पैन बहुत कम होता है, तो जल्दी से जल्दी फील्ड को साफ करने के लिए क्या करते हैं किसान, स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड जो फार्मर्स हैं, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, मशीनरीज नहीं होते, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियली, उनके पास वो इतने सक्षम नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, फील्ड को ही, वो जितने भी स्टबल्स या क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं फील्ड में, उसे जला देते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स जो भी हैं, इसकी तादाद, इसकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण लोगों को फिर तकलीफ होती है। और आज के टाइम पे जिस तरह का ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड की अटैक लंग्स पे होती हैं, और इस टाइम पे अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो कोविड को और भी ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा और ज़्यादा लोग इससे फिर ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। तो इट्स अ बिग रीज़न टू वरी अबाउट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये कंबाइंड साइंस है क्या। अब पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बोला है कि कंबाइन हार्वेस्टर जो होते हैं, जो हार्वेस्टिंग के लिए लास्ट टाइम पे मशीन, ये देखिए आप इसकी इमेज देख सकते हैं यहाँ पे, ये हार्वेस्टिंग करती जाती है और साथ में फील्ड जो स्ट्रॉ होती है उसकी भी मैनेजमेंट करते हुए जाती हैं ये मशीनें जो होती हैं। तो क्रॉप रेसिड्यू की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, और उससे फिर स्टबल बर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि ज़्यादातर जो किसान है वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि इन मशीनरीज में वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो जलाते हैं। लेकिन इसे रोकना है, इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरनमेंट, और जिसके कारण ठंड के कारण दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ जाती है और स्मॉग क्रिएट हो जाती है, काले बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, स्मॉग की कंडीशन हो जाती है, एंड दैट इज़ वेरी 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 हार्मफुल फॉर द हेल्थ। और स्पेशली इस टाइम पे अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बात है। पहला, गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे फाइनेंशियली, लेकिन आपको स्टबल बर्निंग नहीं करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। उसके बाद किसान का ये कहना है, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये कहना है कि हम फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन मशीनरीज में इतना पैसा खर्च कर सकें। आप बोलते हैं कि अब मदद करेंगे, इंसेंटिव पैसे देंगे, लेकिन आप हमें पैसा मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस चीज़ को बंद करने के लिए गवर्नमेंट की जो माइंडसेट है हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर भी, वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी लेके चल रही है कि हाँ, एक तरह से हम आपको इंसेंटिवाइज भी करेंगे, आप सब आपकी हेल्प भी करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं बंद करेंगे तो फिर आपको हम पनिश भी करेंगे। पनिश इन अ सेंस, वो ये बोल रहे हैं कि जो स्टबल बर्निंग बंद नहीं करेंगे, जो किसान स्टबल बर्निंग बंद नहीं करेंगे, उनको एमएसपी की पूरी अमाउंट, जो एमएसपी फिक्स है, वो पैसे पूरे नहीं मिलेंगे आपको। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मिनेस, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम कैरेट और स्टिक दोनों पॉलिसी फॉलो करेंगे।
आपको पैसे भी देंगे, लेकिन अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम आपको पनिश भी करेंगे। क्या, कैसे पनिश करेंगे? आपको एमएसपी पूरी नहीं मिलेगी फिर। लेकिन फार्मर्स का यहाँ कहना है कि हम करें क्या, मशीनें इतनी महंगी आती हैं, आप जो पैसे देते हो दोगे हमें, उससे क्या, हम वो आप जो पैसे दे रहे हो हमें, उसके बाद हमें और इतना पैसा लगाना पड़ेगा जो हमारे पास हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये बात सही भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया दे आर मार्जिनलाइज्ड। ऐसा नहीं है कि सारे किसान पंजाब हरियाणा के अंदर सारे बहुत बड़े बड़े किसान हैं, नहीं, सारे ऐसे नहीं है। तो उनको इशू फेस करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो रेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड भी है कंबाइन हार्वेस्टर्स जो है, हम बोलते हैं इसे कंबाइन हार्वेस्टर्स स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। अब तो यही पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बोल रही है कि अगर आप नहीं बंद करेंगे तो हम, और कहना ये है कि ये जो कंबाइन हार्वेस्टर्स में अगर आपके स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम वाली नहीं है, अगर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम वाली आपकी कंबाइन हार्वेस्टर्स नहीं है, तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बोला है कि हम आपकी जो कंबाइन हार्वेस्टर्स है उसे इंपाउंड कर लेंगे। आपकी जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स हैं उसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगी होनी चाहिए, जो लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी आई हुई है जो कंबाइंड हार्वेस्टर्स में। एक होता है कि सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए, तो हार्वेस्ट वो करते हैं लेकिन स्ट्रॉ वहीं पे रह जाती है फील्ड्स पे। एक अभी जो नई वाली आई है उसमें स्ट्रॉ को मैनेज भी करते हैं, उसको मैनेज भी करते हैं। तो इस तरह से वो हो जाता है कि हाँ, आराम से उसे फिर एक साथ में वो कटते कटते चली जाती है ज़मीन में, वो बिछती हुई चली जाती है और उसे फिर उठा लिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बोल रही है कि अगर कंबाइंड हार्वेस्टर्स में क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है या स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो हम आपके हार्वेस्टर्स को इंपाउंड कर लेंगे। तो ये नोटिफिकेशन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दी है। और स्टबल बर्निंग से लेकर हर एक साल, एवरी ईयर एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब ये टाइम आता है रबी क्रॉप से पहले, रबी क्रॉप की सीजन से पहले, ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम हमेशा सामने आती है, हमेशा सामने आती है। हमेशा फार्मर्स के कुछ डिमांड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स कुछ करती हैं, लेकिन प्रॉपरली इसे हैंडल नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए एक मोडालिटी वर्कआउट करना है, इसके लिए कमिटीज भी बैठी हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी है, गाइडलाइंस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एट द फील्ड लेवल, एट द ग्रासरूट लेवल, दिस इज नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। और इसके ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि, और ये बात सही भी है कि हर एक किसान ये हार्वेस्टर्स नहीं खरीद सकता, हर एक किसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हार्वेस्टर्स को अफोर्ड कर पाए। तो गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, या तो फिर आप गवर्नमेंट खरीद के दे दें कि आप रेंट ले लो, रेंट करो और लेके जाओ। तो फिर इतने हार्वेस्टर्स की भी कमी पड़ जाती है क्योंकि एक साथ सबको फील्ड क्लियर करना होता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपको एक नोट बनाना है स्टबल बर्निंग के ऊपर। मैंने जो इससे पहले जो क्लासेस ली थी उसमें भी मैंने PDF प्रोवाइड की थी, उस PDF में भी वो सारे डिटेल्स हैं। यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। There are nearly 12,000 combined harvesters in Punjab, of which 5,000 are fitted with super straw management system। 5,000 में ही है। तो क्या, what can be the viable solution? ये सारे PDF आपको मिल जाएगा। फार्मर्स इकोनॉमिक कंपल्सन डोमिनेट हिज डिसीजन टू बर्न स्टबल। बिल्कुल सही बात है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होती है, फाइनेंशियल हालत ऐसी होती है, वो क्या करे मजबूरी में, ही हैज टू डू इट, क्योंकि उसे फिर खेती भी करनी है, नहीं तो वो क्या करेगा। ही इज अ फार्मर। इंसेंटिव फ्रॉम पावर जनरेटर्स एंड इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स टू फार्मर्स ब्रिंग स्टबल विल प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर दिस। मतलब किसी तरह से लिंक करें कि जो स्टबल है, जो स्ट्रॉ बच जाती हैं, उसे इथेनॉल के कन्वर्जन में मैन्युफैक्चरर से लिंक कर दीजिए, या पावर जनरेटर्स जो है उनको लिंक कर दीजिए जहाँ पे ये मैन्योर बन सकता है। देखिए MS स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है इसके ऊपर, स्टबल बर्निंग को किस तरह से डील किया जाए। स्वामीनाथन का भी ये कहना था कि आप इसे कमर्शियलाइज कर दें, स्टबल को कमर्शियलाइज कर दें, जिससे किसानों को भी फायदा पहुंचेगा, इनकम भी उनकी बढ़ेगी और वो फिर करेंगे भी। तो उसे जब तक कुछ फायदा दिखेगा नहीं, उसकी प्रॉफिट नहीं होगी, तो वो फिर वो करना नहीं चाहेगा। तो स्वामीनाथन ने भी ये बोला था, उनकी भी एक रिपोर्ट है इसको कि कमर्शियलाइज कर दीजिए। तो कमर्शियलाइज करने के ये सारे टेक्निक है, पावर जनरेटर्स इन पावर जनरेशन, इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स, या फिर इंडस्ट्री से लिंक कर दें किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, फर्टिलाइजर बनाने में या मैन्योर बनाने में, किसी तरह कमर्शियलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल,
पंजाब सीज 600 फार्म फायर्स इन 10 days। जैसे कि मैंने बताया आपको 10 दिन के अंदर 600 फार्म फायर्स। अब जैसे कि आज, अब ये इट इज अ बिग रीजन टू वरी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये पैंडेमिक की सिचुएशन में कोविड की अटैक लंग्स पे होती है, उसके बाद अगर ये एनवायरनमेंट और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएंगी बाय दिस स्टबल बर्निंग, अब पंजाब के अंदर ये हो रहा है, तो फिर केसेस और भी बढ़ेंगी, लोग और भी ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। तो इट इज़ अ बिग रीज़न टू वरी अभी इस टाइम पे। तो कुछ कुछ मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा अभी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से सबसे ज़्यादा बर्निंग हुई, क्या हुई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, अल्टीमेट पर्पस जो है वो स्टबल बर्निंग ही है। देखिए स्टैट्स में आपको दिखाता हूँ, ये स्टैट्स ट्रिब्यून की न्यूज़पेपर पे आया था, तो वहाँ से जलंधर के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। देखिए अगस्त में कितने थे 50, सितंबर में कितने हो गए 89, पटियाला में 41 थे 103। देखिए किस तरह से केसेस बढ़ी हैं। मंडी गोविंदगढ़ अगस्त में 53, सितंबर में 130। तो इस तरह से स्टबल बर्निंग की केसेस इस टाइम पे बढ़े, क्योंकि इस टाइम को टाइम आ गया है कि हाँ रबी क्रॉपिंग की सीजन आ गई है, तो जल्दी से जल्दी सारे स्टबल बर्निंग में केसेस में बढ़ावा मिल रहा है। और उधर पोल्यूशन कंट्रोल, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहे हैं कि आप जो हार्वेस्टर्स हैं उसमें स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अगर नहीं लगी है तो आपको इम्पाउंड कर लिया जाएगा। देखिए कंबाइंड हार्वेस्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर विथ SMS मतलब स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंबाइंड हार्वेस्टर में नहीं है तो फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो फील्ड पे, वो स्ट्रॉ तो फील्ड पे वैसे की वैसे रह जाएगी, उसे मैनेज फिर कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ होगा। तो इसलिए इस टाइम पे पंजाब की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिटीरियरेट हो चुकी है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जलंधर हैज नाउ राइजन टू 89 फ्रॉम 51। ये सारे स्टार्ट जो मैंने दिखाया आपको। फार्मर्स आर बर्निंग स्टबल सिंस द ओनली हैव अबाउट 4 weeks टू प्रिपेयर फील्ड्स फॉर सोइंग व्हीट। 1 महीने के अंदर करना होता है, तो जल्दी से जल्दी सारे फील्ड्स को जलाया जाता है और फिर उसमें प्रिपेयर किया जाता है। विद फार्मर्स वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंसेंसस फार्म लॉज, एनी मेजर एक्शन अगेंस्ट देम इज लाइकली टू सी स्टिफ ऑपोजिशन। फार्मर्स हैव बीन डिमांडिंग कंपनसेशन टू मैनेज स्टबल, बट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा कुछ साउंड का इशू हो गया था, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच रिलेटेड दिस साउंड माइक में, तो नाउ इट्स परफेक्ट नाउ। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो आर्टिकल इसलिए इसे सामने में, जैसे कि मैंने बताया, ये स्टैट्स आप देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में किस तरह से स्टबल बर्निंग के केसेस एक स्काईरॉकेटिंग नंबर पे चले गए अचानक से, इतने ज़्यादा बढ़ गई तादाद में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड के कारण कोविड की जो इफेक्ट है वो लंग्स पे होती है, और एनवायरनमेंट में एयर क्वालिटी में अगर डिटेरिएट करती है तो उस पैंडेमिक सिचुएशन और भी एग्रेवेट हो जाएगा, उसे स्टिमुलस मिल जाएगा और लोग और भी ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये बताया जा रहा है कि स्टबल बर्निंग की जो केसेस है पिछले 10 दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट 1 महीने का ही समय होता है, उसी के टाइम पे राइस की हार्वेस्टिंग के बाद उसी 1 महीने के समय में फिर उनको वीट का भी कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी वो क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वो फील्ड जो भी वहाँ पे रेसिड्यूज होते हैं, स्ट्रॉ होते हैं, उसे जला देते हैं फील्ड पे ही, ताकि फील्ड उनको जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए वीट कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो ये केसेस सारे बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ चुके हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कितने बढ़े नहीं बढ़े, वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, स्टबल बर्निंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप एसेस भी लिखना आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द स्टबल बर्निंग क्या है, क्यों है, इसके फायदे डिसएडवांटेज, इसके सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इससे। ठीक है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, इससे उनका क्या मानना था, ये सारी चीजें। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए। जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था कि इसे जो स्टबल है उसे कमर्शियलाइज कर दो, उसे इंडस्ट्री से लिंक कर दो, उसे इथेनॉल ब्लेंडिंग में भेज दो, उसे मेन्योर बनाने में दे दो,
ठीक है, तो कमर्शियलाइज कर दो, कमर्शियलाइज करोगे तो किसानों को फायदा भी होगा और वो फिर प्रॉपरली उसे मैनेज भी करेंगे। तो ये सारी चीजें स्वामीनाथन रिपोर्ट ने बताई थी। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो स्टबल बर्निंग कम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उसे इंसेंटिव्स दो, और जो कर रहे हैं उसे डी इंसेंटिवाइज कर दो। मतलब जो एमएसपी देते हो, एमएसपी पूरी मत दिया करो, एमएसपी में कटौती कर दो उसके लिए। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी फॉलो करो, एक तरफ से इंसेंटिव्स दो, दूसरी तरफ से उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करो, उसे पनिश भी करो कि अगर आप नहीं मानते हो, नहीं सुनते हो, तो हम आपके साथ ये भी करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा नहीं है कि ये अचानक से स्टेबल बर्निंग की केसेस रुक जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो ज़्यादातर किसान होते हैं वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हार्वेस्टर्स खरीदें, कंबाइन हार्वेस्टर्स जो है वो खरीदें, या फिर तो बहुत सारे लोग रेंट पे भी हार्वेस्टर्स लेके आते हैं, गवर्नमेंट ने भी हार्वेस्टर्स प्रोवाइड किए हैं। तो ये सारी सिचुएशन हर एक साल आती है, ये हर एक साल, एवरी ईयर खरीफ की हार्वेस्टिंग के बाद ये इस टाइम पे हमेशा स्टेबल बर्निंग के केसेस होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी ये कुछ कहना था, जैसे जो आपको मैंने बताया कि फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एमएसपी में उनकी कटौती करिए। तो ये सारे इशू थे स्टेबल बर्निंग, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेबल बर्निंग। उसके बाद हम आते हैं अपनी इकोनॉमी के पार्ट पे, फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब ये जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है, आपको पता है कि फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रही है अभी पंजाब हरियाणा के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा with lot of hue and cry people are protesting, especially in Punjab and Haryana. रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, रेलवे लाइंस ब्लॉक कर रहे हैं, हर जगह धरना हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, सब कुछ है। अब ये बिल को इतना विथ ऑल एनर्जी, विथ ऑल एंथुसियाज्म क्यों अपोज किया जा रहा है, अब इस बिल के बारे में देखेंगे क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 3 बिल्स लाई गई हैं। अब वो बिल कौन सी हैं? The Farmer Produced Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Service Bills 2020, Essential Commodities Bill 2020, ये सारे बिल्स हैं। अब ये बिल जो गवर्नमेंट लेके आई है, गवर्नमेंट का क्या मानना है कि ये बिल से कैसा फायदा पहुंचेगा? These bills envisages to bring changes in some of the key aspects of the farm economy, trade in agriculture commodities, price assurance, farm servicing including contracts and stock limits for essential commodities. These bills ought to bring much needed reforms in the agricultural marketing system. अब गवर्नमेंट का ये मानना है कि किस तरह से ये बिल फायदा पहुंचाएंगे, इंटेंडेड बेनिफिट्स क्या है इस बिल के। द बिल एम टू डू अवे विद द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द एग्रीकल्चर, मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो मिडिल मैन है और ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है एपीएमसी के तहत, ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि किसान डायरेक्टली उस पोर्टल पे अब जाएंगे, मेरा फसल मेरा बोयरा पोर्टल, वहाँ पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जो भी जितनी ज़मीन में खेती करी है, जो ज़मीन है, जो लैंड होल्डिंग्स है, जितने एकड़ में अपने कल्टिवेशन करी है नहीं करी है, वो सारा डिटेल्स डालें। उसके बाद डायरेक्टली आप प्राइवेट कंपनी से लिंक कर लेंगे और वहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारे मिडिल मैन और ये मार्केट एपीएमसी में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको मंडी में जो फीस देते तो मंडी के लिए जो टैक्स देते तो वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस किसान को इंडस्ट्री से लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब किसानों को प्राइवेट प्लेयर से लिंक कर दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल, creation of farmer producer organization on a large scale and will help in creating farmer friendly environment for the contract farming where small players can benefit। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ किसान को जोड़ दिया जाएगा, किसान अपनी फसल उनको इंडस्ट्रीज को बेचेंगे और फिर वो उसकी वैल्यू एडिशन भी होगी, फूड पार्क्स भी बनेंगे। ये सारे गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये सारे फायदे हैं इस बिल का। उसके बाद गवर्नमेंट का ये मानना है कि पूरे नेशन में किसानों के लिए एक मार्केट हो जाएगा, वन नेशन वन मार्केट, एक ही पोर्टल जो रहेगा सबके लिए। उस पोर्टल में आप अपने आप को रजिस्टर करें और इंडिया के किसी भी कोने से आप अपना फसल बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान, तो गवर्नमेंट का ये फायदा है, बोलना है कि ये सारे फायदे हैं। अब इश्यूज जो बिल से रिलेटेड है, क्यों प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, इश्यूज ये है, इशू जो यहां पे आ रही हैं वो आ रही हैं एमएसपी को लेके और दूसरा एपीएमसी को लेके।
कि प्रोटेस्ट इसलिए हो रही है, किसानों को ये लग रहा है, या और भी पॉलिटिकल पार्टी जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि एमएसपी की कंसेप्ट खत्म कर दी जाएगी, एपीएमसी को ही बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे कि पॉइंट में हमने पढ़ा था कि एपीएमसी मंडीज में जो अब एपीएमसी के तहत जो टैक्स देना पड़ता था वो टैक्स नहीं देंगे, देने की जरूरत है। एपीएमसी मंडीज जो थी, मंडीज में जाके जो आप फसल बेचते थे तो वहाँ टैक्स देना पड़ता था, वो भी अब देना नहीं पड़ेगा। एक तरह से एपीएमसी को सरकमवेंट किया जा रहा है। तो उनको बोल तो हम देखेंगे बैकग्राउंड क्या है एपीएमसी का और एमएसपी का। अब ये मानना है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बैकग्राउंड, मैंने एक और अपने लेक्चर में बताया था ये चीज़, आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस से पहले या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले मनी लेंडर्स, श्रॉफ्स, ये किसानों की एक्सप्लॉयटेशन करते थे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट, क्योंकि ये ही रेगुलेट करते थे पूरी फार्मिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, और फिर करते थे और किसानों की एक्सप्लॉयटेशन होती थी। किसानों को ये कर्जा देते थे, लोन देते थे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और फिर किसानों की फसल यही खुद खरीद लेते थे कम पैसे में। इस तरह से किसानों की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा, और फ़ायदा वो लेते थे। तो इसे ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरह से किसानों की एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। तो फिर एपीएमसी मंडीज बनाई गई थी और एपीएमसी एक्ट बनाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, कि अगर फार्मर की एक्सप्लॉयटेशन होगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो फिर तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पस क्या था? फूड सिक्योरिटी, दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। मैक्सिमम पीपल आज भी हमारे लोग देश में मैक्सिमम लोग हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयड है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है। 55% लोग एग्रीकल्चर, 60% 55-60% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो ये दो पर्पस था ग्रीन रेवोल्यूशन का मेनली। उसके बाद एपीएमसी बनाई गई, एपीएमसी एक्ट बनाई गई, फिर एमएसपी का कंसेप्ट आया कि हाँ किसानों से सरकार खरीदेगी, एमएसपी में ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, इस पे खरीदा जाएगा, इससे कम दाम में कोई नहीं बेच सकता या खरीद सकता। ठीक है, उसके ऊपर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तभी आया और इससे बहुत फायदा हुआ किसानों को। ठीक है, फिर ये CACP भी आई, उसके बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करेगी उसे, ये सारी चीज़ें चली। किस तरह से एमएसपी बनाई जाएंगी, एमएसपी को क्या क्या चीज़ें देखने, कौन से डायमेंशंस देखने के बाद एमएसपी बनेगी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब ये बोलना है कि अब अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी तो प्राइवेट प्लेयर्स एक अपनी फिर से लॉबी बना लेंगे और फिर से स्टार्टिंग में तो फायदा दिखाएंगे, लेकिन बाद में लॉबी बना के फिर से ये किसानों की एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती। कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, यूएस के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को, और उनकी मशीनरीज जो होती हैं, टेक्निक्स, मशीनरीज एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की होती है। अब देखोगे, आपने देखा भी होगा कि वो पेस्टिसाइड्स जब स्प्रे करते हैं तो वो फ्लाइट से करते हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं फील्ड्स पे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ की बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या है, अब ये बोला जा रहा है, देखिए एपीएमसी में प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट का ये मानना है, एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि देखिए आप ये बिल को ना लाएं, अब बिल को ना लाके एपीएमसी में ही रिफॉर्म्स करें। ठीक है, जैसे कार्टेल फॉर्मेशन ना हो, लाइसेंस कोटा राज ना हो, वहाँ पे दलालों की जो है उनका जो दबदबा है वो खत्म हो, मिडिलमैन खत्म हो। जो करना है एपीएमसी में रिफॉर्म्स लेके आए, ऑब्वियसली रिफॉर्म्स आर नीडेड इन एपीएमसी, ज़रूरत है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आए। और एपीएमसी मंडीज जो बनी है, जो उस टाइम पे एपीएमसी मंडी जो बनाई गई थी, इस मंडी के रीच को बढ़ाएं, क्योंकि हर जगह ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये मंडीज नहीं है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, ठीक है, नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ इंडिया पे। तो इस मंडीज को बढ़ाया जाए और एपीएमसी के रीच को बढ़ाया जाए, हर जगह फैलाया जाए और किसानों को उस मंडी से जोड़ा जाए और एमएसपी से जोड़ा जाए, तब जाकर किसानों को फायदा होगा। स्पेशलिस्ट का ये मानना है। और जो एमएसपी आप दे रहे हैं इसमें इजाफा करिए, इसको बढ़ा के दीजिए आप,
क्योंकि अभी जो एमएसपी आप दे रहे हो उसका 30 से 40% किसानों के तक पहुंचता है, लेकिन उसका मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज गोइंग टू द प्राइवेट प्लेयर्स, किसानों को नहीं पहुंच रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा एमएसपी से किसको पहुंचना चाहिए? किसानों को पहुंचना चाहिए। तो पैसा बढ़ा के एमएसपी में दें आप और एपीएमसी में रिफॉर्म लेके आए तो किसानों की हालत सुधरेगी। और अपस्ट्रीम लिंकेजेस और डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, ये दोनों चीज को मेंटेन करना है। अब अपस्ट्रीम लिंकेजेस क्या होता है? कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले जो चीजें होती हैं किसानों के लिए, वो जैसे कि इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस इंश्योर करिए उसके सिक्योरिटी के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, उसके लोन्स, उसके सीडिंग्स, ठीक है। तो ये सारे जो अपस्ट्रीम लिंकेजेस है किसानों के पहले, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह से क्या नहीं, वहां पे फार्मर्स को सपोर्ट करिए। और फिर डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस, डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस मतलब कि हार्वेस्टिंग के बाद जो जो सपोर्ट चाहिए किसानों को वो दीजिए। डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस क्या हो गया? अब जैसे कि पंजाब के अंदर स्टबल बर्निंग का जो प्रॉब्लम है, तो हार्वेस्टर्स प्रोवाइड करिए, गवर्नमेंट प्रोवाइड करिए, ताकि रेंट में वो आसानी से हर एक किसान ले पाए, क्योंकि हर एक किसान खरीद नहीं सकता हार्वेस्टर। मैक्सिमम फार्मर्स इन आवर नेशन आर मार्जिनलाइज्ड, छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, फ्रैगमेंटेड लैंड हो चुके हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद उनका फसल जो है उनको प्रॉपर एमएसपी में खरीदें, एपीएमसी में रिफॉर्म्स लेके आए, वहाँ पे जो लूप होल्स है उसे सही करें। उसके बाद एमएसपी प्रॉपर प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा फायदा हो। उसके बाद एमएसपी ज़्यादा प्रोवाइड करने के बाद फार्मर्स को इंडस्ट्री से लिंक करें, ताकि उसकी जो फसल है वो इंडस्ट्री से भी लिंक हो जाए और वैल्यू एडिशन उसकी प्रोडक्ट की हो। इससे मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वो फूड पार्क्स बनेंगे, तो किसानों के फसल का सही मुआवजा भी मिलेगा उसे, और मैन्युफैक्चरिंग भी इधर बढ़ेगी तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी, रोजगार क्रिएट होगा, ठीक है। फिर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी सप्लाई, ये सारी चीज़ें, सब्सिडीज जो भी हैं, तो अपस्ट्रीम लिंकेजेस और डाउनस्ट्रीम लिंकेजेस ये दोनों जगह करेंगे तो किसानों को फायदा पहुंचेगा बहुत ज़्यादा। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है। पीडीएफ में ये मैंने एक चार्ट दिया है ये कि इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या समस्या है या प्रॉपर एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है। एट 169.6 million hectares, India's cultivated landmass is the largest in the world. 55% population is engaged in agriculture production. As farmers are divided among the family members, farm size today is मतलब fragmentation हो रही है. Unemployment among agriculture workers rose from 9.5% in 1993-94 से लेके 15% 2004-5 में. India uses 13% of world extracted water and 87% is used for irrigation. Very big issue to worry, especially in Punjab and Haryana. The water table is getting deteriorated, नीचे चले जा रहा है, ठीक है। सॉइल पॉल्यूट भी हो रही है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रही है, बहुत सारी। तो ये जो पीडीएफ के अंदर दिया हुआ है ये आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फ्रॉम द टुडे सेशन। विल कम अगेन इन द कमिंग वीक, दैट इज द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। टिल देन हैव अ नाइस डे।